वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 का सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 6542 को डिस्कस करने वाले हैं। 6541 सेट 1 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 41 और 42 कोड के अंदर मेजर ऑफ द क्वेश्चन सेम है। हम यहाँ पर केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4। इफ A इज इक्वल टू AIJ, हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड CIJ इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। यानी अगर हम CIJ लिख रहे हैं ना, तो CIJ जो है वो AIJ एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। A21 एलिमेंट है, C11 जो है वो A11 का कोफैक्टर है। तो ये कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे और वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं C11 -1 की पावर 1 + 1। 1 एलिमेंट ये है। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 3 12 -0 और -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद C12 -1 की पावर 1 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 -10, तो यहां पे आ गया ऑड नंबर है पावर, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये -6 + 6। C13 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 -15 और -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, दैट इज -15। नाउ वैल्यूज रखते हैं। A21 एलिमेंट है वो है हमारा 1, C11 हमारा आया है 12, A22 एलिमेंट है 3 और 12 जो C12 है वो आया है 6। A23 जो है वो हमारा आया है 2 और यहाँ पे आया -15। तो ये आ गया 12, 6 3 18 -30, यानी ये हो गया 30 -30। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। यानी अगर इस टर्म के अंदर आप सारी वैल्यूज रखेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमें वैल्यू यहाँ पर 0 मिल रही है। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए। इफ A इज इक्वल टू हमें 1 3 3 4 ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड A² -KA -5i जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। ये हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है। अब हमें यहां से K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप समझें कि यहां पर हम पहले A² A और I की वैल्यू रख देंगे, फिर दोनों साइड में जो मैट्रिक्स बनेंगी उसको हम इक्वेट करके K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नीड होगी A² की। तो A² जो है वो हमारा होता है A × A, दैट इज 1 × 3 3 × 4। 1 3 3 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 इज 1, 3 × 3 is 9, 1 × 3 is 3, 3 × 4 is 12, and 3 × 1 is 3, 4 3s are 12, 3 3s are 9, 4 4s are 16। तो यहाँ पे आ गया 10, 15, 15, 25, दैट इज A²। सारी वैल्यूज यहाँ रखते हैं। A² की वैल्यू रखेंगे 10, 15, 15, 25 -KA, A यानी 1 3 3 4 -5i 1 0 0 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी 0 0 0 0। आप समझेंगे यहाँ पर 10, 15, 15, 25 और यहाँ पे माइनस का K अंदर ले जाएंगे तो माइनस का K, माइनस का 3K, माइनस का 3K, माइनस का 4K, -5 को अंदर ले जाएंगे तो -5 0 0 -5 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये आ गया 10
इन सभी को ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस के और माइनस का 5, 15 माइनस 3k और यहाँ पे है आपका माइनस प्लस का 0, यहाँ पे 15 माइनस 3k प्लस का 0, यहाँ पे 25 माइनस 4k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 0 0 0। यहाँ पे आ गया हमारा 5 माइनस के, यहाँ पे 15 माइनस 3k, यहाँ पे 15 माइनस 3k और यहाँ पे आ गया है 20 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 0 0 0। हम बोलेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। 5 माइनस के इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज के इज इक्वल टू 5। तो यहां से जो के की वैल्यू है, आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट को कंपेयर कर लो, के की वैल्यू सभी से सेम मिलेगी। तो यहां किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो के की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर 5 मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 6 को देखिए। इफ e की पावर x स्क्वायर y इज इक्वल टू c है तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है कि dy बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो गया, e की पावर x स्क्वायर y सेम आ जाएगा क्योंकि सेम टर्म है, e की पावर x का e की पावर x होता है। फिर x स्क्वायर y का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर सेम y का dy बाई डी एक्स और y सेम x स्क्वायर का हो गया 2x और c का हो जाएगा 0 बिकॉज c इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहां पे e की पावर x स्क्वायर y मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 हो गया बिकॉज 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो यहां पे इसको इस तरफ ले आइए, x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2xy, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो गई विच इंप्लाइज कि जो dy बाई डी एक्स है वो माइनस का 2y अपॉन एक्स हमारे पास यहां पे आ रहा है, दैट इज dy बाई डी एक्स। माइनस का 2y अपॉन एक्स ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c दैट मेक्स द फंक्शन f डिफाइंड बाई, यहां पे समझिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इफ x इज लेस देन 4 एंड cx प्लस 20 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स इज। हमारा ये c की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड आ जाए। हम ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब उसकी हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाए किसी भी डोमेन की वैल्यू वहां पर रखने से। हम कहें कि देखिए आप यहां ना इसके लिए x की कोई भी वैल्यू यहां पे रख लो लेस देन 4 वाली, सभी के लिए ये डिफाइंड है। और जब 4 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे x की तो भी ये डिफाइंड होगा यहां पे। बट x इज इक्वल टू 4 पर हम यहां बात करें तो x लेस देन 4 के लिए फंक्शन ये, ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन ये। तो हमें 4 पर ये चेक करना पड़ेगा कि 4 पे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो यहां पे 4 पे हम इसकी LHL और RHL निकाल लेंगे और LHL और RHL जब आपके इक्वल आ जाते हैं तब वहां पे लिमिट डिफाइंड होती है। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि LHL निकाल लेंगे एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4 LHL निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, तो यहां पे आ गया x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, पुट कर देंगे x को 4 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये 4 माइनस एच का स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो 4 का स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और हम आर एच एल निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव सी एक्स प्लस 20, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x को 4 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा c इंटू 4 प्लस एच प्लस 20, और यहाँ पे आप h की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 4c प्लस 2। अब यहाँ पे वो कह रहा है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स इज, कि c की क्या वैल्यू फंक्शन को डिफाइन बनाएगी जब ये हर वैल्यू पर क्या है, कंटिन्यूस है, यानी 4 पर भी कंटिन्यूस होगा, 4 पर भी कंटिन्यूस होगा ना। तो हम कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि अगर ये 4 पर कंटिन्यूस है तो जब LHL RHL और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होते हैं तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब ये कंटिन्यूस है तो रिवर्स होगा, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 4 आप निकाल लेंगे, F4 आपके पास क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा यहाँ पे 4c प्लस 12। आप बोलेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, since the function is continuous at all real numbers, सारे रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस है, सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F4 होगा, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर दैट इज आप इसे लिख सकते हो 16 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 2, एंड यहाँ पे इधर भी आ गया 4c, F4 निकाला तो 4c प्लस 20, यहाँ पर है 20 तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 आएगा, 4c प्लस 20। अब इन दो को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से आया 16 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 20, इस तरफ ले आइए, सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी इसे आप c प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर c प्लस 2 का जो स्क्वायर है वो 0 है तो आपका जो c प्लस 2 है वो भी 0 होगा, विच इम्प्लाइज कि जो c है वो यहाँ से माइनस का 2 आपके पास आ रहा है। तो हमने कंसेप्ट क्या यूज किया, उसने दे रखा था कि जो फंक्शन है वो एट ऑल रियल नंबर्स कंटिन्यूस है। अब हमारे पास यहाँ हम बोलेंगे कि 4 भी एक रियल नंबर है तो 4 पर भी कंटिन्यूस होगा, और जब 4 पर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तब LHL RHL और F4 इक्वल होंगे, तो हमने तीनों को इक्वल किया और C की वो वैल्यू बता दी जिसके लिए ये फंक्शन एट ऑल रियल नंबर्स कंटिन्यूस है। नाउ क्वेश्चन 8 देखिए, द वैल्यू ऑफ -1 to 1 इंटीग्रेशन से दे रखा है -1 to 1 मॉड्यूलस ऑफ x dx। हमें यहाँ पहले ना मॉड्यूलस x को ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड्यूलस x को हम कैसे ब्रेक करते हैं, हम जानते हैं कि मॉड्यूलस x का जो काम है वो अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना होता है। तो मॉड्यूलस x जो है वो यहाँ पर ज़रा देखिए, इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब जब हम यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू अंदर से आएगी तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर हम इस अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू के लिए एक माइनस साइन लगा दें तो भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड्यूलस x माइनस x में ब्रेक होता है, और x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमें कोई नीड नहीं है यहां पर कैसा भी साइन लगाने की, क्योंकि वैल्यू तो पहले से पॉजिटिव है। तो आप क्या कहेंगे कि ये प्लस x में आपका ब्रेक हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब x लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस माइनस x में, ग्रेटर देन 0 है तो x में,
या फिर आप कहें कि अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होता है, अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो प्लस साइन में आपका यहां पर ब्रेक होता है। एंड अब हम लिमिट को भी ब्रेक कर लेंगे कि यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि -1 to 1 लिमिट को हम ऐसा लिख सकते हैं -1 to 0 और dx प्लस फिर 0 से 1 dx। जब हम 0 से लेस की बात कर रहे हैं तो फंक्शन है हमारा -x, और जब 1 से लेस की बात कर रहे हैं, 0 से बड़े की बात कर रहे हैं तो फंक्शन है x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का x² 2 और यहां पे आएगा -1 to 0 प्लस यहां पे x² 2 और यहां पे आएगा 0 to 1। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस। अब ये वाला माइनस यहां पहले से है, यहां पे रख दोगे माइनस का 1 तो -1 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज द वैल्यू। x के प्लेस पर माइनस साइन आ गया, ये लिमिट वाला माइनस और ये पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1/2 -0। देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया -1 फिर से +1 यानी 1/2, यहाँ पे +1/2 यहाँ पे, दैट इज ये आ गया 1। यानी इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने से वैल्यू +1 आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 9 को आप देखिए। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दैट इज वो है log dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और यहां पे है y 0 to 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। और वो ये पूछ रहा है कि जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे a b c कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एंड चेक करते हैं। लॉग को जब इधर लेके जाएंगे dy/dx तो ये हो जाएगा e⁻3x प्लस 4y, जो भी सारा फंक्शन है वो e की पावर में आ जाएगा। और e⁻3x प्लस 4y को हम लिख सकते हैं e⁻3x इंटू e⁻4y, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले जाएं, तो dy अपॉन e⁻4y इज इक्वल टू e⁻3x dx। नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे आ जाएगा e⁻4y dy और यहां पे आ गया e⁻3x dx। आप समझें तो e⁻x का होता है e⁻x और -4y का डिफरेंशिएशन नीचे। -4y का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो वो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 नीचे आ गया, e⁻3x/3 और प्लस में c। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसमें तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। अभी x को 0 रखेंगे और y को भी 0 रख देंगे तो e⁻0 अपॉन -4 और यहां पे भी e⁻0 अपॉन 3 प्लस c। इस तरफ ले आइए, e⁻0 1 हो जाएगा, तो यहां पे आ गया 12, 4 3 = 12, 3 4 = 12, -7/12। ये वैल्यू यहां रख दो, माइनस का 1/4 e⁻4y 1/3 e⁻3x -7/12। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है c, उस c को हटाने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसी को तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी 0 को आप यहां पे टिक करेंगे। इसके बाद
क्वेश्चन 14 देखिए, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये हमारे पास एक लाइन दे रखी है, इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमें निकालना है। हम जानते हैं कि वेक्टर पैरेलल टू द लाइन जो है वो ये है आपका 3i माइनस जे। आप कह सकते हो कि इसके drs का भी वेक्टर यही है, या फिर जनरली हम ऐसा कहते हैं कि लाइन के पैरेलल वेक्टर ये है आपका। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, यानी कि जिस वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, बारी बारी डॉट प्रोडक्ट करो और पता लगाएंगे कि कौन सा डॉट प्रोडक्ट 0 दे रहा है। तो यहां पे इसके साथ करते हैं 3 × 5 15 माइनस का 1 प्लस 0 यानी 14 नॉट इक्वल टू 0। सो ए वाला तो नहीं है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। इसके साथ करेंगे 3 × 1 = 3 माइनस 3 और यहाँ पे k वाला पार्ट 0 है तो 0 हो जाएगा। 0 डेफिनेटली b वाला जो है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है। c और d आप टैली कर लेना, c और d के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा क्योंकि b के साथ आ गया है। तो b एक ऐसा वेक्टर है जो गिवन लाइन पर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए, show that fx is equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus x is increasing of x in 0 to pi by 2 closed interval। हमारे पास एक फंक्शन है fx is equal to 4 sin x upon 2 plus cos x माइनस एक्स। हमें ये शो करना है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इन 0 to pi by 2। हमें ये शो करना है कि इंक्रीजिंग है। हम ये जानते हैं कि जब एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना पड़ेगा, तो हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाने के लिए एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x, x के रेस्पेक्ट में कर देंगे f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे u बाई वी मेथड लगेगा 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब 2 प्लस कॉस एक्स सेम और 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव आया 4 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स सेम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और 2 प्लस कॉस एक्स का आ जाएगा 2 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस का 1 प्रेजेंट है। अब आप समझें कि f डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 माइनस साइन एक्स, ये प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ गया 8 cos x प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1, और इस पूरे का ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, एलसीएम आ गया, और ये हो गया 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, माइनस में 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा f डैश एक्स प्रेजेंट है दैट इज 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 8 cos x माइनस 4, और 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी 4 cos x, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे 8 cos x माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 cos x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 माइनस 4 इज 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से कॉस एक्स को कॉमन ले लिया, 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप समझें
कि हम बोल दें व्हेन x बिलोंग्स टू 0, π/2, 0, π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी नो दैट cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी cos x तो पॉजिटिव है, और देखो नीचे स्क्वायर वाली टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये 2 + cos x भी पॉजिटिव है और ये ऊपर वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी। आप बोले सर यहां हो सकता है जो cos x है ना उसकी वैल्यू -1 से और 1 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू यहां रख लेना आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो आप यहां लिख सकते हैं कि f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो fx इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0, π/2। यहां पर आपका 0, π/2 से जब x है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, हेंस प्रूफ। हमने ये प्रूव कर दिया कि x जब 0, π/2 क्लोज्ड इंटरवल से है तो हमारा जो fx है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन 25 देखिए जो इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है, -1/2 to 1/2 cos x डॉट log 1 + x अपॉन 1 - x dx, ये इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है। जब हमें लिमिट्स -a to a दे रखी हों तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन इज इवन और ऑड, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज fx इज इक्वल टू cos x डॉट log 1 + x अपॉन 1 - x, ये दे रखा है। आप बोले सर कैसे चेक करेंगे, तो हम x के प्लेस पर -x रख देंगे, यदि वहां से -fx बन जाता है तो ऑड फंक्शन, और यदि आप x के प्लेस पर -x रखें और वो वापस से फंक्शन ही बन जाए तो उसे हम कहते हैं आपका इवन फंक्शन। तो यहां x के प्लेस पर -x रखेंगे तो यहां तो हो गया cos -x, यहां हो गया log 1 - x, और ये हो गया 1 + x। इसका रिवर्स कर देते हैं, हम जानते हैं कि cos -θ जो है वो cos θ के ही इक्वल होता है, और log m की जो पावर n है वो आगे आ जाती है, यानी n आगे आ जाएगा log m। तो यहां हो गया cos x log 1 + x अपॉन 1 - x की पावर -1। आप बोले सर हम इसका रिवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वापस fx बनाना है और उसके लिए ऊपर 1 + x होना चाहिए। अब log फंक्शन की पावर ये आगे आ जाएगी, -cos x log 1 + x अपॉन 1 - x, यानी -fx। तो जो f ऑफ -x है वो -fx आ रहा है, तो हम यहां पे कहेंगे fx इज ऑड, और हम ये जानते हैं -a to a fx dx जो है आपका 0 के इक्वल होता है व्हेन fx इज ऑड, और जब fx ऑड हो ना तो ये आपका 0 के इक्वल होता है। तो इस पूरी टर्म का जो इंटीग्रेशन है -1/2 to 1/2 cos x log 1 + x अपॉन 1 - x dx जो है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज द गिवन फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। इसके बाद सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b, देन हमें फाइंड करना है dy/dx को। क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे हम कैसे करेंगे, यहां पर ये भी एक लॉगरिथम फंक्शन है और ये भी एक लॉगरिथम फंक्शन है, तो यहां पे हम मान लेंगे लेट u + v इज इक्वल टू a की पावर b, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो गया, du/dx प्लस dv/dx, a की पावर b कांस्टेंट है तो 0 हो गया, इसे नाम दे दो सेकंड।
अब हम ये ना du ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स निकाल लेंगे और यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। u को ले लेते हैं, u है हमारे पास x की पावर y, दोनों तरफ log ले लीजिए, टेकिंग लॉगैरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहां हो गया log u इज इक्वल टू x की पावर y, सॉरी यहां पे log आएगा, log x की पावर y। वी नो दैट कि log में जो फंक्शन की पावर है वो आपकी आगे आ जाती है, तो यहां पे y log x हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। log का हुआ तो u और u का होगा du ओवर dx, y सेम log x का 1/x, log x सेम इसका dy ओवर dx। u को इधर ले आइए तो du ओवर dx हमारे पास आ गया x की पावर y, y बाई एक्स log x dy बाई dx। x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर y इंटू वाई की पावर x log x dy बाई dx। दिस इज द टर्म। नाउ v जो है वो है हमारे पास y की पावर x, टेकिंग लॉगैरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगैरिथम ले लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log y की पावर x। तो log v यहां हो जाएगा x log y, x log y। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv ओवर dx, x सेम 1/y dy बाई dx प्लस y log y सेम x का 1। अब इस v को इधर ले आइए तो dv ओवर dx इज इक्वल टू, dv ओवर dx क्या हो गया, v को इधर ले आए दैट मीन्स y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y, दिस इज dv ओवर dx। दोनों की वैल्यू यहां सेकंड में रख देंगे तो यहां पे आ गया, देखिए x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx प्लस, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई dy बाई dx प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx वाली टर्म्स को तो इसी तरफ रख लो, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आएगा log x यहां पे x की पावर y इंटू यहां पे x की पावर y भी आएगा मल्टीप्लाई में, log x की पावर y, यहां पे x की पावर y, तो यहां पे आ गया x की पावर y इंटू log x प्लस ये y की पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इंटू x, ये हो गया। इन दोनों को इस तरफ ले आइए, माइनस में आ जाएंगे दोनों, तो यहां हो गया x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस ये नेगेटिव आएगा, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, y की पावर x log y, ये वाली टर्म डिवाइड में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू में y की पावर x माइनस 1 इंटू में x हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, दैट इज x की पावर y log x, y की पावर x माइनस 1 इंटू x माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू में y प्लस y की पावर x log y। यहाँ पे y भी प्रेजेंट है आपका, दैट इज y, ये रहा, तो यहाँ पे y भी प्रेजेंट है आपका। तो क्या करना है, केवल आपको u और v को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल रखना है सेकेंड इक्वेशन में, और dy बाई dx हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद
क्वेश्चन 28 देखिए जो इंटीग्रेशन से है। I इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। यहाँ ना कुछ सब्सटीट्यूशन करोगे तो भी इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, यहाँ पे ना कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस एक्स। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, एक बार तो इस पूरी टर्म को इसके अपॉन में लिख लो और एक बार x के अपॉन में लिख लो। तो यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। एक बार x के अपॉन में लिखेंगे तो यहाँ x प्लस 3 से x प्लस 3, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, चाहो तो इसे ऊपर ले जा सकते हो, x की पावर -2 dx, प्लस यहाँ x से एक पावर कैंसिल हो गई और यहाँ बचा 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3। या तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, या फिर एक सिंपल तरीका हो सकता है कि 3 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, इसमें x ऐड कर दो और x ही सब्ट्रैक्ट कर दो। आई रिपीट माई वर्ड्स, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, x को ऐड किया, x को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक बार तो इस पूरी टर्म को इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, यहाँ हो गया x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और 1/3 इसके अपॉन में लिखेंगे और ये प्लस यहाँ माइनस का 1/3 हो जाएगा, x अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, माइनस का 1 बचा और x की पावर -1 नीचे आ गया, प्लस 1/3 1 अपॉन एक्स का होता है log x, माइनस 1/3 x प्लस 3 का होगा log x प्लस 3, दैट इज c। ये हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू आई है। 2 बार एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में करना था, एक बार तो 2x को x प्लस 3 लिख लिया। हमारा प्राइमरी टारगेट होता है क्वेश्चन को सिंपलर से सिंपलर बनाना, वरना हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते थे और पार्शियल फ्रैक्शन लगाते ही क्वेश्चन बढ़ जाएगा। बट अगर हमें दिख रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट करके पार्शियल फ्रैक्शन को अवॉइड किया जा सकता है तो वी विल अवॉइड इट, बिकॉज हमें क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सिंपलर से सिंपलर मेथड से सॉल्व करना है। आप चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस 3y और ये हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 100, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 200। ग्राफ ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 150 बनाएंगे। उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x को 0, y 150, y को 0, x 150 एंड y इज इक्वल टू 75 इज अ लाइन parallel to x axis passing through y is equal to 75, y is equal to 75, या फिर आप ऐसा कह सकते हो passing through 0,75 से वो पास होगी। तो यहां पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एक रफ स्केच। अब इंटरवल हम ले लेते हैं 50 का, 50 100 150 200, यहां पर भी ले लिया 50 100 150 200। पहला है x 0 y 100, यहां पे x 200 y 0, यहां पे दोनों से लाइन पास करवा दो, दिस इज द लाइन, और इस लाइन को आप कहेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। फिर x 150 और ये भी 150,0, ये इससे पास होगा, x 0 150 150,0। तो यहाँ पे इससे पास करवा दीजिए,
जस्ट लाइक दैट, इससे पास हो जाएगा। एंड y75 कहीं यहाँ पे होगा। ओके, थोड़ा सा लाइन को ना ऐसे टिल्ट करके बनाएंगे। इस तरीके से, और y इज इक्वल टू 75 जब आप बनाओगे तो ये एक लाइन होगी, y इज इक्वल टू सम 75 पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरीके का फिगर बनेगा। यहाँ पे ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। जब आप स्केल का यूज़ करके इसको बनाएंगे तो एग्जैक्ट फिगर आपको मिलेगा। ये इंटरवल्स आप इक्वल लेना स्केल से नाप करके, फिगर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ फिगर एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। जब हम हाथ से बनाते हैं ना तो थोड़ा इधर उधर ही हो जाता है, तो यहाँ पे आप इसको समझें। अब हम इसका फिजिबल रीजन चेक करते हैं। पहले वाली लाइन को ले लो, x प्लस 2y इज लेस देन 200। ओरिजिन सभी के इस तरफ है, तो ओरिजिन को यहाँ रख दो। आपको क्या करना है, केवल इनइक्वालिटी वाला सिंबल लेना है, इज इक्वल टू वाला सिंबल नहीं लेना। ये आ रहा है 0 इज लेस देन 200। क्या ये बात सही है कि 0 200 से छोटा होता है? बिल्कुल सही है। तो यानी इस वाली लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन वाले हाफ प्लेन में होगा। सेम नेक्स्ट वाले के साथ करेंगे तो यहां भी सही बात आ रही है, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। और यहां पुट करोगे तो 0 इज लेस देन 75, इसका भी, यानी फिजिबल रीजन कौन सा बन गया? ये वाला पार्ट यहां पे फिजिबल रीजन बन गया है। दिस पार्ट इज फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स। जैसे A को हम नाम दें 0,0, B को नाम दें हम 150,0 और C हमें निकालना पड़ेगा, D भी हमें निकालना पड़ेगा, और इस E को हम नाम दें तो दैट इज 0,75। अब देखो यहाँ ये जो पॉइंट है ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? ये एक तो y इज इक्वल टू 75 का, y इज इक्वल टू 75 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। y तो हमारे पास है, यहाँ रख दूँ 150, तो x आ गया 50, यानी ये पॉइंट आ गया 50,75। जब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उन दोनों लाइंस को ले लो, उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बाई एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। सब्ट्रैक्ट कर दो, y इज इक्वल टू 50, y 50 तो x 100, तो ये आ गया 100,50, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास 100,50 आ रहा है। अब ये सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको हम रखेंगे z के अंदर। z इज x प्लस 3y। z एट a दैट मीन्स 0,0, तो 0 प्लस 0 इज 0। z एट b 150,0, तो 150 प्लस 0 इज 150। z एट 100,50, यानी 100 प्लस 3 इंटू 50, 100 प्लस 150 इज 250। z एट d 50,75, that is 50 plus 3 into 75, 50 plus ये हो जाएगा 275। z at e that means 0,75, तो 0 plus 75 into 3 तो 225। वो कह रहा था z को ना आप मैक्सिमाइज कर दो, मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है। तो z जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है? z इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। यहाँ पर ये z जो है वो मैक्सिमम है एट 50,75। तो हम कहेंगे कि z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 75 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज
275 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 275 यहाँ पे आ रही है। पहले सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स के जो ग्राफ हैं, जो इक्वेशन उसमें बनेगी उसका ग्राफ बना लो, फिजिबल रीजन निकाल लो। आफ्टर दैट फिर उन फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सभी जेड के अंदर रखें, जिस पर मैक्सिमम उस पर मैक्सिमम और जिस पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है उस पर वो जेड हमारा मिनिमम होता है। नाउ क्वेश्चन 34 देखिए, यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को हमें यूज करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम ये जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है AX इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर A एक मैट्रिक्स होगी 3x3 की XYZ के कोफिशिएंट से, एंड X एक कॉलम मैट्रिक्स होगी फॉर द वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, एंड इज इक्वल टू में B एक कॉलम मैट्रिक्स जो सामने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं दैट आर 6 3 2। अब इस प्रोडक्ट को ना हम नाम दे देते हैं लेट से AB। यहां पर आप देखें तो ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से मैच कर रही है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट यहां पर निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस, और यहां पे ये प्लस का 2 आ गया, प्लस 2 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस, ये हो गया 3 माइनस का 4 दैट इज प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 3 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 -4, ये तो 0 हो गया 14, एंड ये हो गया प्लस का 21 दैट इज 35 इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास यहां पे आ रहा है। ये 35 आपका यहां पर होगा, -3 माइनस का 4 दैट इज 21, और यहाँ पे होगा माइनस का 2 यानी माइनस का 14, और ये आ जाएगा आपका पास प्लस का 7। हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन ऑफ अबव सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक given by x is equal to a इनवर्स b। यहां इस इक्वेशन में हमें वैल्यू रखने से, यदि हम यहां a इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं तो हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को मुझे यूज करना है टू फाइंड a इनवर्स। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं। यहां पे देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस का 14 और ये हो गया प्लस का 21, 1 इंटू 1 1 प्लस का 14 माइनस का 15 2, और यहाँ पे आ गया माइनस का 14 एंड ये प्लस का 12। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 14 और ये प्लस का 14, 3 1 3 14 माइनस का 10, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 10, 3 2 6 माइनस 14 प्लस का 8, यहाँ पे 0 प्लस का 7 माइनस का 7, 2 माइनस 7 प्लस 5, 4 प्लस 7 माइनस 4, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप इसे देखें तो यहाँ पे बचा 7, ये 0 0 0 7 0 0 0 7, यानी आपके पास यहाँ पे बच गया 7i। जो ए बी का प्रोडक्ट है, 7 को इधर ले आए तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे जो a है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/7 इंटू बी इज इक्वल टू आई,
और हम जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स जो है यहाँ पे क्या होता है, I के इक्वल होता है। यानी दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे का इन्वर्स है तभी उनका प्रोडक्ट I होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो A इन्वर्स है वो 1/7 ऑफ B के इक्वल है, और यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना था। तो यहाँ से हमें A इन्वर्स जो है वो मिल गया 1/7 B यानी 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आएगा 1/7 B 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4, और यहाँ पे जो B है वो क्या आ रहा है हमारा, B इज 6 3 2। तो यहाँ पे आ गया 1/7 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 3 एंड 4, ये आ गया -42 प्लस का 21 एंड माइनस का 14। यहाँ पे आ गया माइनस का 42 प्लस का 15 एंड माइनस का 8। ऐड करते हैं सभी को, यहाँ पे तो 7 आ गया, और यहाँ पे ऐड करने पर ये हो गया 6 एंड 5 एंड 21। तो यहाँ पे आ गया आपका 5 3 यानी माइनस का 35, और यहाँ पे हो गया 50 माइनस का 50 प्लस का 15 इज माइनस का 35। जब 7 से हर एलिमेंट को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो x y z जो कॉलम मैट्रिक्स है वो इक्वल आ जाएगी 1 -5 -5। हम कहेंगे कि सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू भी हमारे पास -5 आ जाएगी। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 7i आएगा, तो हम यहाँ इस 7 को इधर ले आएंगे तो a इंटू 1/7 ऑफ b का प्रोडक्ट i आ जाएगा। तो a का जो इन्वर्स है वो 1/7 ऑफ b हो जाएगा, और इस इन्वर्स को हम यहाँ पुट करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें आप सेट 1 के अंदर जा कर के देख सकते हैं।